अब मैं पूरे सम्मान के साथ मंच पर स्वागत करती हूँ श्री चक्रधर गड़े कंट्री डिलाइट के सह संस्थापक का। जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन किया जाए। उनका सफर ये साबित करता है कि सपनों को साकार करने का साहस और नवाचार की दिशा समाज को नई ऊर्जा प्रदान कर सकती है। आईआईएम इंदौर के पूर्व छात्र और कंट्री डिलाइट के सह संस्थापक श्री गड़े ने अपनी कॉरपोरेट यात्रा इन्फोसिस से शुरू की, लेकिन उनकी दृष्टि इससे कहीं अधिक बड़ी थी। केवल 1 वर्ष में उन्होंने इंडेक्स कैपिटल मैनेजमेंट में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अपनी जगह बनाई। उनकी कहानी नवाचार और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। आइए एक बार फिर से स्वागत करें तालियों की गूंज के साथ उनका, और उनकी इस प्रेरणादायक यात्रा से कुछ प्रेरणा इस मंच के माध्यम से हम लें। और इस सेशन को मॉडरेट करेंगी मेरी सहयोगी प्रीति सिंह। आप सभी को मेरा नमस्कार, और आप सभी का मेरी तरफ से भी इस कॉन्क्लेव में, सनसेट टीवी के इस खास कॉन्क्लेव में आप सभी का स्वागत। चक्रधर गड़े जी हमारे गेस्ट, हमारे खास मेहमान, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। और जैसे अमृता ने भी अभी बताया कि कंट्री डिलाइट के को फाउंडर और सीईओ हैं आप, और आईआईएम इंदौर से आपने कहीं ना कहीं पढ़ाई की, इन्फोसिस में जॉब की, बहुत ही आपका प्रेरणादायक सफ़र रहा है एक तरह से चक्रधर जी। 2017 में अगर कंट्री डिलाइट की बात करूं, 2015 में जब आपने कंट्री डिलाइट की शुरुआत की, 2017 में 6 करोड़ का टर्नओवर, उसके बाद 10 साल से भी कम समय में 1000 करोड़ रुपए से ऊपर जाते हम देख रहे हैं इस कंपनी को। बहुत सारी चीज़ों पर आपसे बात होगी। हम आपकी कंट्री डिलाइट को लेकर सफ़र को तो जानेंगे ही, थोड़ा सा मिलकर इंडस्ट्री को भी समझेंगे, सर्विस सेक्टर को भी इसके ज़रिए समझेंगे। हम समझेंगे कि क्यों आपने भारत में ही रहना चुना और क्यों इस सेक्टर में ही आपने कदम रखा। ब्रेन ड्रेन जैसी प्रॉब्लम और स्टार्टअप के जो अपॉर्चुनिटी है युवाओं के आगे, इन सब पहलुओं पर हम बात करने की आज कोशिश करेंगे, आपसे समझेंगे। तो सबसे पहला सवाल, बेसिक सा सवाल, आईआईएम से जब कोई निकलता है एक बड़ा आसमान दिखाई देता है उसे, और ख़ास तौर से मैं कहूँ कि आज भी जो युवा हैं वो बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उन्हें बहुत पंख मिल जाते हैं एक तरह से आईआईएम से पढ़ाई पूरी करने के बाद। आपने भारत में ही रहना क्यों चुना? फर्स्टली ग्रेट टू बी हियर प्रीति, रेस्पेक्टेड डिग्निटरीज एंड डियर फ्रेंड्स, प्लेजर टू बी हियर। मुझे यहाँ इनवाइट किया अपने व्यूज़ शेयर करने के लिए, आपको कुछ थॉट्स के साथ छोड़ने के लिए ऑन दिस फोरम। आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। जो आपने पूछा सवाल कि आईआईएम के बाद मैं यहाँ पे इंडिया में क्यों रुक के कंट्री डिलाइट शुरू किया, इसके बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा अपने आप के बारे में भी बता दूँगा, एंड थोड़ा ये भी बता दूँ, ये टॉपिक का नाम आपने मुझे बताया यूपीएससी एंड बियॉन्ड। थ्रू माय लाइन ऑफ वर्क मुझे बहुत गवर्नमेंट इंटरेक्शन रहते हैं, क्योंकि फूड इज़ अ वेरी रेगुलेटेड सेक्टर, एंड एज अ पार्ट ऑफ माई वर्क वेन एवर आई मीट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड स्पेशली officers who cleared UPSC and who've contributed to the country for 20-25 years, I'm always filled with a lot of honor and gratitude that to meet such smart people who are serving our country. And for people who want to do UPSC, it is the highest form of service, and I truly respect it the most. And when I was young, I come from a family of government servants and doctors. मेरे family में 12-13 doctors है, like very close family में, and a few of them even in UPSC were there. And I was pretty good in biology also, and medical subjects. But when I reached the choice point of 10th 12th grade में, एक तरफ मैं अपने पेरेंट्स को देखता था, whenever they used to serve people, the amount of gratitude each patient would have when you know a doctor saves their life, it's immense, it's immeasurable. उसका बहुत इंस्पिरेशन रहता था। बट मुझे थोड़ा डर लगा कि मैं अभी अगले 15 साल मेडिकल फील्ड में कमिट कर लूँ विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई वांट इन लाइफ। इट सीम टू अर्ली एंड टू प्रीमेच्योर फॉर मी। फिर मैंने इंजीनियरिंग किया। दैट लेफ्ट अ बिग होल इन मी। थोड़ा गिल्ट रहा मेरे अंदर कि मैं इतना इंस्पिरेशनल
प्रोफेशन को छोड़ के बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्लैरिटी मैंने इंजीनियरिंग के साइड गया. देन आफ्टर अ फ्यू ईयर्स आई अगेन रीच्ड अ चॉइस पॉइंट वेयर कैट लेना था कि यूपीएससी के लिए तैयारी करना था. फिर मुझे यही लगा कि मैं अगर 3-4 साल यूपीएससी के लिए तैयार करूं एंड वेयर about 1% of the people or less than 1%, maybe 0.1% of the people get in, I should be motivated enough and committed enough कि मुझे ये चाहिए अपने अगले 20 साल की ज़िंदगी में. उतना क्लैरिटी मेरे को तब भी नहीं रहा. फिर मैंने कैट की तरफ किया एंड आई जॉइंड अ प्राइवेट जॉब. बट दिस गिल्ट अगेन केप्ट लिंगरिंग ऑन कि यू नो मेरा पर्पस क्या है, व्हाट एम आई डूइंग फॉर द कम्युनिटी एंड द सोसाइटी. So as I started, going deeper into private sector, I started feeling the vacuum of purpose. कि okay, I'll take care of my family, but why do I exist? मेरा purpose क्या है? तो and at that time I met a lot of entrepreneurs through my line of work. And मुझे लगा कि कुछ एक positive चीज़ country के लिए करें and जिससे बहुत impact अगर create कर सकूं. अपने आप के अंदर जो वैक्यूम थी कि मैं अपने आप के अंदर जो गिल्ट थी वो थोड़ा बहुत कवर कर लूँ, उस थॉट से मैंने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ा. एंड उस थॉट से ही मैंने ऐसे इंडस्ट्री की तरफ गया जहाँ पे सोसाइटी का इम्पैक्ट ज़्यादा हो, बहुत बड़ा स्केल पे हो, जिससे अपने वैक्यूम को थोड़ा कम कर लूँ. ठीक है, तो फिर ये मिल्क इंडस्ट्री ही क्यों? आपने कहा कि एक पर्पस ढूंढ रहा था मैं, एक वैक्यूम था, तो ये इंडस्ट्री की तरफ कैसे ध्यान गया कि मुझे इसी में जाना है? तो जब मैं इन्वेस्टमेंट फील्ड में था मुझे बहुत बिजनेसेस को स्टडी करने का मौका मिला. खास करके मुझे ऐसे बिजनेसेस पसंद था जिसमें बहुत रिपीटिशन ऑफ कस्टमर बिहेवियर होता है. तो हमारे इंडिया के अंदर एक बहुत यूनिक मिल्कमैन का हैबिट है जहाँ पे 30-40 साल एक कस्टमर को एक मिल्कमैन सर्विस करता है. वो हैबिट मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर हम एक कस्टमर का ट्रस्ट विन कर सके, अगर उनको एक अच्छा प्रोडक्ट दे सके, एक क्योंकि बहुत ज़्यादा कैपिटल भी नहीं था हमारे पास, एक जल्दी एक बेसिक प्लेटफॉर्म बन जाएगा जिस पे बिज़नेस खड़ा हो सकता है, जिससे अपना सैलरी निकाल लूँ. पहले ये कहीं नहीं था. इतने बड़े बड़े प्लेयर्स, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स जिनका हर गली में मैं कहूँ दुकान है, हर जगह सप्लाई हो रही है, वो डर कभी नहीं आया क्या मन में कि उनके बीच में मैं कैसे जगह बनाऊंगा? यू कैन से इट इज़ नेविटी. यंग होने का एडवांटेज होता है कि आप सोचते हो कि आप कुछ भी कर सकते हो, तो यू वोंट नो कि कितना डिफ़िकल्टी है किस चीज़ में. एक एक्सेल में डाल के देखा कि ये अच्छा लग रहा है, तब तक वही काम कर रहा था, एक्सेल का काम ही कर रहा था, तो सोचा यही दुनिया है, तो थोड़ा घुस गया. अब एक बार घुसने के बाद थोड़ा डिफ़िकल्टी लगा, बट बाय वर्च्यू ऑफ वॉट एवर माई अपब्रिंगिंग एंड इज़, गिविंग अप वॉज नॉट अ माइंड सेट which I had or generally my partner, all of us had. तो पता चलने से पहले बहुत डीप चला गया एंड आई रियलाइज्ड ओवर टाइम कि आप अगर परसिस्ट कर रहे हो, यू विल फिगर समथिंग आउट. परसिस्टेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड बियॉन्ड ए पॉइंट यू नीड लक. सो तो क्या किस तरह के चैलेंजेस चक्रधर आए? क्योंकि जैसे मैंने कहा बड़े बड़े ब्रांड्स मौजूद है, हर बच्चे को उनका नाम भी पता है. मतलब आप दूध का नाम लें तो वो ब्रांड का नाम अपने आप आता है मुंह पे. इस तरह से भी चीज़ें रही हैं. जैसा आपने सोचा, क्योंकि 50 कैटल थे शुरुआत में आपके पास, आप लोग घर घर जाके लोगों का फीडबैक भी जानने की कोशिश करते थे, खुद जाके भी आप कभी कभी डिलीवर करते थे शुरुआती दौर में. तो वहाँ से होते होते अब 17 से ज़्यादा शहरों में आप इस समय सिर्फ मिल्क डिलीवरी ही नहीं कर रहे हैं, जो बाकी स्टेपल हैं, आप सब्जियों में भी गए हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, दाल चावल सब में अब आपने पैर पसारे हैं. क्या चैलेंजेस रहे? चैलेंजेस तो एक एंटरप्रेन्योर को बहुत होते हैं, बट एक माइंडसेट चेंज सबसे ज़रूरी था, एटलीस्ट फॉर मी.
which is कि it's a series of failures which you need to think of as experiments, and once you conduct those experiments, each experiment leads to the next one, and you have to keep your failures small and your successes big. That was the basic understanding which helped me the most in this journey. And शुरुआत में जब हमने कैटल का काम शुरू किया, हमें पता ही नहीं था कि प्रोसेसेस क्या होते हैं, सिस्टम्स क्या होते हैं. कस्टमर के फीडबैक से ही सीखा. वॉट एवर वी लर्न, वॉट एवर वी आर टुडे इज़ प्योरली लिसनिंग टू कस्टमर्स, being honest with our customers, trying to implement the customer feedback and keep repeating it. रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो, इतने साल रिपीट करो कि फाइनली आप कुछ नया कर रहे हो. जब NCR में शुरू किया ये काम हमने, जब ये काम शुरू किया, इनिशियली ये सबसे बड़ा इंसाइट आया कि कस्टमर को फ्रेश मिल्क से बहुत लगाव है. कस्टमर को जब टेस्ट करते हैं बिटवीन अ फ्रेश मिल्क एंड अ रिकम्बाइंड मिल्क, बहुत क्लियरली टेस्ट पता चलता है. उस इंसाइट को लेके फिर हमने एक सप्लाई चेन बिल्ड किया अराउंड द फ्रेश मिल्क दैट इज़ डिलीवर्ड टू द कस्टमर्स, जिसमें हमने ये प्रॉमिस किया कि 24 से 36 घंटे के अंदर प्योरिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस था आपका. बहुत ज़्यादा फोकस है. टेक्नोलॉजी को यूज़ किया, बिकॉज बीइंग अ कंप्यूटर इंजीनियर कमिंग फ्रॉम अ टेक बैकग्राउंड, थोड़ा ये स्ट्रेंथ था. तो हमेशा ये थॉट था कि इस प्रॉब्लम को टेक के नज़रिया से देख के कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जो एक 30-40 ईयर ओल्ड ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल से दूर हट के टेक्नोलॉजी को सेंटर में रख के एक पूरा सप्लाई चेन को कंट्रोल करते हुए मिल्क को डिलीवर करने का मॉडल बिल्ड किया. शुरुआत में हम कॉल सेंटर के थ्रू ऑपरेट करते थे, फिर धीरे धीरे ऐप पे ऑपरेट करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे प्रोसेसिंग खुद करना शुरू किया, फिर सोर्सिंग खुद करना शुरू किया. उसको एक लेयर ऑफ टेक से पूरा इंटीग्रेट किया. जब एक बार NCR में समझ में आया, फिर बाकी शहरों में करना शुरू किया. जब दूध ठीक करने लगे, फिर दही के बारे में सोचा. जब दही की बारी आई, हमें कस्टमर से पता चला घर जैसा दही इज़ व्हाट पीपल वांट. सो उसी के अराउंड हमने फ्रेश सोचा कि घर जैसा दही कैसे बनाना है. जब घी की बारी आई, देसी दानेदार घी, तो ये नाम भी कस्टमर से आते थे कि हम सब कुछ कस्टमर से सुन के सप्लाई चेन के अराउंड टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इनोवेट करके कैसे कस्टमर को एक प्योर एंड फ्रेश प्रोडक्ट दे, सिर्फ उसके अराउंड हर रोज़ काम करते हैं, अभी भी काम करते हैं. जिसमें आपको मतलब कभी कभी आपको भी जाके डिलीवर करेंगे तभी तो समझ में आएगा. बिल्कुल. एंड जब ये करते हैं, कस्टमर जब खुश नहीं है तो शिकायतें मिलती है. आपसे भी जब वहाँ बैठे थे 1-2 शिकायतें मिली थी. जब वो हम ऐसे सोचते हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन कि हमें इनको करेक्ट करना है, हम ये नहीं सोचते हम इनको डिफेंड करना है, उनको करेक्ट करके आगे बढ़ना है. एंड वो एक एक गलती को पकड़ के करेक्ट करके हमने आज आपके 20 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स हैं. बिल्कुल. तो सफ़र काफ़ी आगे पहुंच गया है. मैं सेक्टर को लेकर थोड़ा सा समझना चाहूँगी, क्योंकि आप बहुत बारीकी से बात कर रहे हैं, आपने समझा है मिल्क इंडस्ट्री को, मिल्क सेक्टर को. हम सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं पूरी दुनिया में दूध का, खपत भी हमारी बहुत ज़्यादा है, और हमारे बाद जो सेकंड नंबर पर हम अगर US और चाइना की बात करें तो बहुत पीछे आते हैं हमसे वो, अगर मिल्क प्रोडक्शन की बात करें. पिछले 10 सालों में ही हमने देखा है कि 57% से ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन देश में बढ़ा है. कितना पोटेंशियल इस सेक्टर में आप देख रहे हो, क्या चैलेंजेस हैं अभी जिनसे पार पाना है? तो हमारे कंट्री में मतलब हम एक तो एज ए कंट्री हम दूध के शौकीन हैं, मतलब हम सबको दूध पसंद है. इट्स पार्ट ऑफ आवर अर्ली एग्जिस्टेंस. वी ऑल ऑफ अस अक्रॉस द कंट्री ग्रो अप ड्रिंकिंग मिल्क. इवन दो दिस इज़ देयर, हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन बहुत कम है कंपेयर्ड टू वेस्टर्न कंट्रीज़. एंड मिल्क इज़ द मोस्ट होलसम फूड फ्रॉम अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू. सो जितना हम इनोवेट करें प्रोडक्ट्स के ज़रिए कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, उतना आपका स्कोप बढ़ता रहेगा फ्रॉम अ मिल्क पर्सपेक्टिव. दूसरी तरफ आप फार्मर्स की तरफ देखो, वहाँ बहुत अपॉर्चुनिटी है हमें.
while we are the largest producer of milk, our productivity is one of the lowest in the world. And if as a country with assistance from government, we can improve the yield and productivity of our cattle, which a lot of work is happening by the government. Cattle identification से लेके subsidies from time to time, procreation में काफ़ी एक्टिविटी हो रहा है. As we do these things, एक फार्मर अगर 4 या 5 कैटल के साथ यील्ड अपना 20% बढ़ा सके तो फार्मर का यील्ड एंड अर्निंग बढ़ेगी. एट द सेम टाइम दूध का प्राइस, इन्फ्लेशन भी कम होगा. सो बिकॉज यू हैव अ बेनिफिट ऑन बोथ साइड्स. इट शुड नॉट बी कि कस्टमर के लिए महंगा हो जाए दूध, इट शुड नॉट बी कि फार्मर का इनकम कम हो जाए. द ओनली वे दिस ब्रिज गेट्स प्लग्ड is if your yield and productivity of the cattle. बिचौलियों वाला और जो पूरा एक मैं कहूँ नेक्सस की तरह जो काम होता है किसानों को या दूध उत्पादकों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, जिसकी आप भी बात कर रहे हैं, उस पर बिचौलियों का भी बहुत बड़ा कट रहा है, जिस वजह से वो फ़ायदा अच्छे से मिल नहीं पाता. ये चैलेंज को कितना दूर कर पा रहे हैं हम देश में? देखा जाए तो हमारे देश में कोऑपरेटिव सिस्टम है जो बहुत बढ़िया सिस्टम है. इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुली बिल्ट सिस्टम जिसमें जो मिडलमैन है, इट डिपेंड्स ऑन हाउ कोऑपरेटिव्स वर्क विद देम. अगर उनका इंसेंटिव एग्रीगेशन, बिकॉज हमारा एज ए कंट्री हमारे पास स्मॉल फार्मर्स ज़्यादा होते हैं, तो स्मॉल फार्मर से लेके मिल्क एक कोऑपरेटिव के पास या एक मिल्क प्रोड्यूसर के पास ले आना इज़ अ सप्लाई चेन इंटेंसिव एक्टिविटी, जिसके लिए थोड़ा you need entrepreneurs who do that kind of activity. So if done well, it's a fairly good system. But the disadvantage of this is traceability बहुत कम होती है कि original source कहाँ पे है, original source में how is the feed happening, how is the animal, how are the animals being treated, वो problems build हो रहा है. तो यहाँ टेक का रोल बहुत यूज़ करके हम काफ़ी मिडलमैन को जो हार्मफुल टू द सिस्टम कह सकते हो, उनको एलिमिनेट करके काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. बट इट इज़ नॉट दैट मिडलमैन आर ऑल बैड फ्रॉम अ सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू. हाँ, मैं थोड़ा सा एक कमेंट आपका ग्राहकों के नज़रिए से भी जानना चाहूँगी. हम सभी ग्राहक हैं, हम सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े दावे होते हैं ब्रांड्स की तरफ से. क्या बात है जो कंज्यूमर्स को ध्यान में रखनी है फ्रॉम अ मिल्क क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू? सो फ्रॉम अ मिल्क क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू, आजकल टेस्टिंग इज़ वेरी कॉमन. आपको कहीं से भी एक मिल्क टेस्ट किट मंगवा सकते हैं. हम खुद अपने कस्टमर्स को डे 1 पे एक मिल्क टेस्ट किट देते हैं जिससे आप एडल्ट्रेशन चेक खुद ही कर सकते हो. बट हमारे घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको बहुत अच्छा पता होता है स्वच्छ दूध क्या होता है और गांव का दूध कैसे रहता है. आप यही कहेंगे हाँ, कि तो वो द ट्रेडिशनल नॉलेज वी कैरी इन आवर फैमिली helps a lot. But above that, there is a lot of testing which is freely, democratically available to all customers, and customers are highly empowered today to get comfort and visibility on the quality. And as a brand, हम भी बहुत कोशिश करते हैं इसके बारे में हम दिखाए कस्टमर्स को, क्योंकि हमारा थोड़ा प्रीमियम ब्रांड है. हमारा जिम्मेदारी बनती है कि कस्टमर को हम दिखाएं कि क्या क्वालिटी वो यूज़ कर रहे हैं. तो चक्रधर जी, अब तक तो ये सारे सफ़र पे बात हो गई. अब अगर मैं जो कोर इश्यूज़ हैं उन पर अगर बात करूं, खासकर स्टार्टअप की जब हम बात कर रहे हैं, और आपने शुरू में ही कहा कि नहीं, आपने बाहर जाने का विकल्प नहीं चुना, देश में रहकर ही काम करना था. स्टार्टअप बूम बहुत तेज़ी से देश में आया है. स्टार्टअप इकोसिस्टम की जब हम बात करते हैं तो दुनिया के बेहतरीन इकोसिस्टम में से एक भारत है. स्टार्टअप को लेकर आपको क्या लगता है कि किस तरह का फ्यूचर नज़र आ रहा है, और अभी भी क्या कुछ चैलेंजेस यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको? I think it's one of the best things that has happened to our country. At least मेरे जैसे एंटरप्रेन्योर्स को बहुत मौका मिला because of the startup ecosystem. हमें वेंचर कैपिटलिस्ट आके सपोर्ट किया, तभी हम आज इस स्केल पे इतना जल्दी बिल्ड कर पाए.
बहुत इनोवेशन को ड्राइव करते हैं, क्योंकि when you get support of capital in and you have a lot of ambition, you really try new things, you try different things. जैसे हम हैं, like 29-30 years में दूध के बारे में कुछ समझ नहीं था, कुछ ना कुछ ट्राई किया, उससे कुछ अच्छा ही कर रहे हैं सोसाइटी के लिए आज के तारीख में। तो एक वेरी पॉजिटिव इनोवेशन आ रहा है, एक सोसाइटी में एक जनरल पॉजिटिविटी बिल्ड होता है, लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज बीइंग क्रिएटेड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली थ्रू द स्टार्टअप इकोसिस्टम। दैट सेड, इट्स वेरी अर्ली डेज इवन नाउ। इंडिया में बहुत एंटरप्रेन्योरियल फायर है, जिसके लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत छोटा है आज की तारीख में। बहुत काम है इन फ्रॉम एन इकोसिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत सारे डेप्थ बिल्ड करना चाहिए, बिकॉज इंडिया इज़ अ ह्यूज कंट्री, वी आर नॉट टॉप 4-5 cities, तो देर इज़ अ लॉट ऑफ ग्राउंड टू बी कवर्ड, and I really hope and wish that this ecosystem continues and many more people, lakhs of people like me get these opportunities. आपने कहा एंटरप्रेन्योरियल फायर है लोगों में, ये स्किल हमने छोटे छोटे मैं कहूँ कस्बों में भी देखी है, जहाँ से लोग बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर बन के निकल रहे हैं। इनोवेशन की आपने बात कही है, बहुत छोटी उम्र में लोग स्टार्टअप को लेकर सोच रहे हैं। आज युवा टीन एज में ही आप देखिए कितने बड़े बड़े कमाल कर रहे हैं। क्या संदेश आपका युवाओं के लिए जो स्टार्टअप की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं? 2-3 चीज़ें हैं, खास करके यूपीएससी एस्पिरेंट्स के बारे में अगर हम सोचें, हमारे कंपनी में एटलीस्ट देर आर 10-12 यूपीएससी एस्पिरेंट्स हु हैव नॉट मूव्ड ऑन इनटू गवर्नमेंट कैरियर्स, and I am really proud of most of these people, because they are people who have high ambitions, they have very strong persistence, very strong hardworking ability, and this is what India needs today. And startup ecosystem is a great place of expression of yourself, if not UPSC, because जो एक बिजनेस शुरू करने के लिए चाहिए वो मोस्टली यूपीएससी एस्पिरेंट्स में है ऑलरेडी, विच इज़ persistence, a lot of persistence, which is ability to work very hard, which is wanting to contribute positively to the society. So I really wish and want more people to try to not be afraid. But जब आप ट्राई कर रहे हो, जैसे ही एग्ज़ाम्स में भी होता है, 3-4 साल अपने आप को दे दीजिए, टेक कैलकुलेटेड रिस्क्स, डोंट बी टू ग्रीडी, डोंट बी टू अफ्रेड। यही बेसिक चीज़ें हैं जो मैं कहना चाहूँगा। आखिर में बस एक कमेंट आपका और चाहूँगी चक्रधर जी, भारत की ही तरह जितनी भी इमर्जिंग इकॉनमीज़ हैं, हर जगह ब्रेन ड्रेन एक मसला रहा है, बड़ा मुद्दा रहा है। जब हम देखते हैं कि 2030 तक भारत को 10 ट्रिलियन इकॉनमी का माइलस्टोन छूना है, 2047 तक हमें विकसित भारत बनना है, ब्रेन ड्रेन जो है वो सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, जो हमारी इकोनॉमिक पोटेंशियल है वो भी कहीं ना कहीं लेकर जाता है। ये समस्या क्या आपको कम होती दिख रही है? स्टार्टअप्स की जैसे आपने बात की, एंटरप्रेन्योरशिप की बात की, इन सब के ज़रिए क्या भारत में अब मौके अच्छे हैं? और ब्रेन ड्रेन पर इसे मैनेज करने को लेकर आपकी तरफ से क्या सुझाव रहेंगे? स्टार्टअप्स की वजह से बहुत इम्प्रूवमेंट तो है, एंड इंडिया में बहुत मौके मिलते हैं आज की तारीख में फॉर पीपल हु वांट टू ट्राई न्यू थिंग्स। बट अगर आप उनको देखें जो देश से बाहर जाके काम भी करते हैं, मोस्ट ऑफ देम वांट टू कम बैक, बस मौका के लिए ढूंढ रहे हैं। सो एज आवर इकोसिस्टम मैच्योर्स एंड एज आवर इकोसिस्टम improves, as a community, Indians want to come back to their homeland, and so many of my friends also want to come back. They're just looking for the right time to come back, right opportunity for them to come back. And I'm very sure that as our country evolves, as our country grows, as our ecosystems grow for promoting people with skill, people with entrepreneurial passion, it will continue to move in the positive direction. It is not in the negative direction, definitely.
बहुत बहुत शुक्रिया चक्रधर गड़े जी, आपने हमारे लिए समय निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया इस सेमिनार का, इस कॉन्क्लेव का हिस्सा बनने के लिए आपका। थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रीति और चक्रधर गड़े जी आपका। अगर कोई अपना कोई क्वेश्चन करना चाहता है, इनके अनुभवों से सीखना चाहता है कि बियॉन्ड यूपीएससी संभावनाओं को कैसे इनकैश किया जा सकता है, तो ये मंच आपके लिए आमंत्रित है। See, your generation has been brought up in a in a in an ecosystem which has been more liberal. Economic liberalization के बाद आया. Lot of your families have not been brought up in that ecosystem. So when I talk to many youngsters, another problem, especially for those who are not very well off, low middle and no low income families, their parents or their families would not encourage them to take risks because they say कि यार अपना लो, सरकारी नौकरी करो. So how did you overcome that problem? One is that. Second is, can you just give me 2 or 3 points when you're saying कि हम लोग का startup ecosystem improve होगा, तो can you give 2 or 3 points कि in what way or what could the government or what could the corporate sector or any other sector do to improve the startup ecosystem? Sure, sir. Firstly, thanks a lot for thinking of having me here also, sir. Now, when I talk about my personal background and the risk towards entrepreneurship, many parents are worried from the earlier generation कि आप रिस्क ले रहे हो, अपना करियर ख़राब कर रहे हो. एटलीस्ट मेरे केस में थोड़ा कम अप्लीकेबल था, क्योंकि वंस यू हैव अ डिग्री फ्रॉम एन IIM एंड वंस यू डन CAT, you can risk 2-3 years of your career even without financial resources to try something new. Here, sir, one thing I want to say about entrepreneurship is people think of it as extreme risk because you are the last person standing. But if you take that out, first goal क्या होता है? अगर मेरा उस टाइम 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की सैलरी थी, उसको कवर करना था. The moment I cover my salary, my basic existence is sorted out. So that was the first goal that at least I thought at that time. मेरे को बहुत बड़ा बिजनेस करना है, कुछ इम्पैक्टफुल सोसाइटी के लिए करना है, ये सब थॉट्स थे, ये सब एम्बिशंस थे. But the first thing which gives your parents, your family, I was married when I started this, your wife, and I had a kid when I started this, was to just earn my salary of 2 lakh rupees so that I don't have to ask anybody for money eventually and sustain myself. So there are varying degrees of success within entrepreneurship where you have to decide based on the phase of your life what is the risk appetite that you and your family and people who support you can take, and how much time you have to give yourself. 3 years at least, otherwise it is not worth trying to be an entrepreneur. But if you can give yourself 3 years and if you set a basic goal of risk coverage where इससे मेरे पेरेंट्स, मेरे वाइफ, मेरे घर वाले को टेंशन कम होगा. So once you cross that, then sky is the limit and then you can slowly pick things up. But that is the first goal that I would recommend anyone to think of when they think of becoming entrepreneurs, rather than thinking of the highest thing on the day one. But keep that ambition alive, keep that thought alive, build your thoughts. That is the principle that I have seen people follow, that I also followed. On startup ecosystem, sir, there is a lot of improvement. One area where I see scope is a little more on regulation, reach of people. Until I became of a certain scale, understanding of what is right, what is wrong, and what am I doing correctly or not was a very complex affair. And reaching regulators or reaching government authorities was more tough and is more tough for a business of smaller size if we want to help this ecosystem.
and even from a venture capitalist and a funds point of view also, a little more deeper engagement, understand it comes both ways. I'm not saying this has to come from government, it has to come both ways, both from the ecosystem. Some people in the ecosystem have to take initiative, but I know that there are people who are willing to do more, but there is no centralization of effort on as far as the startup ecosystem is concerned on both sides of the table, where I feel if this becomes a very strong priority, a lot more can be done, many more opportunities can be unlocked. So my first question is like, as we all know about the startups, and we can see the data startup is going to be boom in India. But if we talk about the successful business, some of the famous business are also in loss right now, as we take the market condition of the India. And additional one more question is, what are the main reasons behind the loss of a successful business? And additional question was like, we all aware about the Shark Tank, which is initiated by the Sony TV. So it's my questions, when you will be joining the Shark Tank? So Thank you, sir. सी लॉस अगेन, जैसे सर ने पूछा एक सवाल, आपका एम्बिशन आपका बैंक डिटरमाइन करता है. मेरे पास अगर जितना पैसे है उसके हिसाब से मैं अपना एम्बिशन सोच सकता हूँ. अगर हमें मौका देने वाले हैं आज की तारीख में कि हम आसमान छूना चाहते हैं, हम कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में, तो organizations can grow faster. So there is certain loss in the short term, but you have to have a sustainable business eventually. अगर मैं कहूँ कि मेरे को अगले 20 साल लॉस के साथ बिजनेस बिल्ड करना है, वो पॉसिबल नहीं होता है. बट when funds or venture capitalists or private equity funds or even public markets have the expectation कि ये बिजनेस में अभी पैसे डालेंगे तो ये बहुत सिग्निफिकेंटली फास्ट ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पे रहेगा एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक एडवांटेज गेन करेगा, तो पीपल टेक दोज बेट्स. बट इवेंचुअली यू हैव टू बी प्रॉफिटेबल. सो एज अ बिजनेस वी moved between loss and profit based on what money we had in the bank and what we can achieve without putting the business at risk. So that is the fundamental thought and principle. जहाँ तक Shark Tank है, there are already a lot of people doing it. I personally believe that there is more requirement of deeper understanding and deeper engagement on businesses rather than a 5-minute engagement, which is good, which is, first of all, that's not at all bad. It's better than no activity at all. But there is much more that can be done, a lot more education, lot more influencers today are talking to businesses on 2-hour, 3-hour podcasts, which have more value, which have a lot more different value than this. So we should also look at more avenues to understand how businesses are built and to educate ourselves better on businesses. मेरा प्रश्न थोड़ा दूसरे पक्ष का है, थोड़ा जो ग्रे पक्ष है इसका, कि जो तो स्टार्टअप सफल होता है उसकी चर्चा तो खूब होती है, बड़ी संख्या में स्टार्टअप फेल्योर्स की भी कहानी है. जाहिर है हर कोई सफल नहीं होगा, उस लेवल पे नहीं जाएगा, लेकिन मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने इस पूरी जर्नी में बहुत सारे फेजेस देखे होंगे. कौन सी ऐसी 3 बातें हैं जिस कारण से वो फेल्योर वहाँ होता है, वो मैं समझना चाहता हूँ. देखिए, फेल्योर इज़ अ वेरी रिलेटिव वर्ड. आई मीन सक्सेस इज़ लाइक द मोस्ट सेलिब्रेटेड कंपनीज कैन बी सक्सेसेस, बट a company that doesn't do so well might not be a failure unless they've really shut down their business. So failure is a very, very relative word, and we should not maybe use failure in the context of everyone. But for businesses which, let's say, fail completely, at least from what I have seen, sometimes it's like you get too greedy, you want to move too fast, and you don't care about your survival enough. तो अगर आप जहाँ 2 कदम जाना है आप 5 कदम आगे चले गए, कुछ रिस्क खड़ा हो सकता है जो आपने कैलकुलेट नहीं किया हो, जिसके वजह से आपका सर्वाइवल पूरा थ्रेटन हो सकता है एंड आपका यू माइट नॉट सक्सीड. दैट इज़ सो लाइक अगेन यू हैव टू सी व्हाट you have to realistically assess
what you are capable of and take only that much risk which is permitted by your current situation. At the same time, aiming high is very, very important as a business. The other thing where I have seen is, जब एक स्टार्टअप तेज़ी से शुरू होता है एंड तेज़ी से दौड़ रहा है, बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बहुत लोगों का सोच विचार आता है, बहुत एक्सपीरियंस लोगों का भी सोच विचार आता है. बट एक एंटरप्रेन्योर को खुद के लिए डिसाइड करना होता है. वो कभी कभी किसी के बात बहुत ज़्यादा भी सुन लिया, it can go in the negative direction because it is not contextually applicable. And that's where you lose, again, sight of what your expectation versus reality is. And it is very important for us to realize that you are the only one responsible for the failure, or actually for the failure. In the success, the entire team will still be responsible. But you have to be very careful and responsible towards that aspect of business building. थैंक यू सो मच. आपका भी और हमारे जो यहाँ पे उपस्थित लोग हैं उनका भी बहुत ही इंस्पिरेशनल आपकी कहानी, और आज इस मंच के माध्यम से जो युवा हैं उनमें एक जोश, एक जज्बा और एक प्रेरणा आज प्रस्फुटित हुई होगी आगे उनके करियर को शेप देने के लिए, प्लान करने के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन के लिए आपका. और अब मैं आमंत्रित करती हूँ सनसद टीवी के संपादक श्री राजेश झा जी को कि वो श्री चक्रधर गड़े जी को सेंगोल भेंट करें आज के इस मौके पर. संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें.